तो यहाँ पे चाइनीज हाई स्पीड ट्रेन की एवरेज स्पीड जापानीज हाई स्पीड ट्रेन से ज्यादा मिलेगी और ये प्रोजेक्ट हमको 2025 में ही कंप्लीट होता हुआ दिख जाता है। और सीएम बनते ही इन्होंने बुलेट ट्रेन को अपोज किया। चाइना की हाई स्पीड कॉरिडोर के केस में सारे अप्रूवल 1 साल के अंदर मिल गए थे। दोस्तों, सितंबर 2017 से भारत अपने पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। जो अभी हमारी कंस्ट्रक्शन की स्पीड है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2027 के अराउंड कंप्लीट होगा। 508 किलोमीटर के कॉरिडोर को भारत 10 साल में कंप्लीट करेगा। लेकिन क्या आपको पता है चाइना ने 10 साल के अंदर कितने किलोमीटर के कॉरिडोर का निर्माण किया था? चाइना ने 2008 में अपने पहले रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। 2008 से 2018 के बीच यानी इन 10 सालों में चाइना ने 37,000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क बिल्ड किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि चाइना की यहाँ बिल्ड करने की स्पीड क्या रही होगी? भारत अपने 10,000 किलोमीटर के हाई स्पीड नेटवर्क को बिल्ड करना चाहता है 2050-60 तक, जबकि चाइना इससे ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा नेटवर्क सिर्फ 10 साल में बिल्ड कर चुका है। और चाइना 2025 तक अपने टोटल हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की लेंथ 50,000 किलोमीटर करने वाला है। तो चाइना ने ये कैसे किया? क्या हम चाइना की तरह इतने तेज रफ्तार के साथ हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने किस तरीके से इतने बड़े नेटवर्क का निर्माण किया, वो भी इतने कम टाइम में। सिर्फ यही नहीं, चाइना अपने सभी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को कैसे इतने कम टाइम में कंप्लीट कर लेता है, जबकि भारत में इसी टाइप के प्रोजेक्ट के अप्रूवल मिलने में ही कई साल निकल जाते हैं। दोस्तों, बुलेट ट्रेन या फिर कहूँ हाई स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है। इसकी शुरुआत जापान ने की और इसीलिए जापान को इस टेक्नोलॉजी में लीडर माना जाता है। लेकिन अगर आप आज के टाइम जापानीज हाई स्पीड ट्रेन और चाइनीज हाई स्पीड ट्रेन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे चाइनीज हाई स्पीड ट्रेन की एवरेज स्पीड जापानीज हाई स्पीड ट्रेन से ज्यादा मिलेगी। भले ही जापान से ये शुरू हुआ, लेकिन कहीं न कहीं चाइना आज इस सेक्टर में मास्टर हो चुका है। इवन आज के टाइम चाइना 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलने वाली मैग्लेव ट्रेन के ऊपर भी काम कर रहा है। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया में भले ही आज हम पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं और आप में से बहुत से लोगों ने भी ये सोचा होगा कि इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन को बिल्ड करने की कोशिश 2017 से ही स्टार्ट हुई। लेकिन इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन को बिल्ड करने की कोशिश पहली बार 1980s में हुई थी। उस टाइम पहली बार इंडिया में हाई स्पीड कॉरिडोर को प्रपोज किया गया था। उस टाइम तो इसको आगे बढ़ाया नहीं जा सका क्योंकि इंडिया के लिए उस टाइम ये फाइनेंशियल तौर पे वायबल नहीं था। बट 2013 का वो टाइम आया जब इंडिया के उस टाइम के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और जापानीज पीएम शिंजो आबे एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट के साथ सामने आए। ये था मुंबई अहमदाबाद के बीच पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को फंड करने का और इसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का। यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन का रोड मैप तैयार होना शुरू हुआ और फाइनली 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फाइनल अग्रीमेंट पे साइन किया। वैसे इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि इंडिया में हाई स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट कैसे और कब आया, इसलिए मैं यहाँ और ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। तो जब इंडिया ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अपने पहले कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए, तो उस टाइम ये कहा गया कि इसको 2022 या फिर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। बट जैसा कि हम सबको पता है आज भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और इंडिया ने इसको कंप्लीट करने की डेट 2027 रखी है। बट जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया, ऑलमोस्ट इतने ही टाइम में चाइना 37,000 किलोमीटर के रोड को बिल्ड कर चुका था। तो अगर इंडिया को भी इसी स्पीड के साथ अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है तो पहले हमें चाइना के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दोस्तों, वैसे मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन के डिले होने की असली वजह बताई जाती है कोविड और लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम को। बट ये पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इंडिया के केस में, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो इसको इतना ज्यादा डिले का सामना नहीं करना पड़ता और ये प्रोजेक्ट हमको 2025 में ही कंप्लीट होता हुआ दिख जाता। चलिए मान लेते हैं कोविड की वजह से काम में डिले हुआ एटलीस्ट 2 साल, लेकिन यहाँ डिले तो 5 साल का हुआ है क्योंकि इसकी इनिशियल कंप्लीट होने की डेट 2022 थी और अब 2027 तक शिफ्ट कर दिया गया है। और ये भी पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट 2027 में ही कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं 3 ऐसे मेजर प्रॉब्लम को जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा डिले देखने को मिला है और चाइना इसको कैसे हैंडल करता है उसको भी जानेंगे। यहाँ पे भले ही मैं सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम आई है ये सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट पर लागू होती है। तो इसको इस तरह से मत समझ लेना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के साथ ही है। तो पहली बड़ी प्रॉब्लम आई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन करना होना। मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन में 3 सरकारें शामिल हैं, गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट के बीच थोड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ लैंड एक्विजिशन का काम जल्दी हो पाया। लेकिन कुछ और कमियां थी जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। जब तक महाराष्ट्र में और सेंटर में एक ही पार्टी की सरकार थी तो काम थोड़ा तेजी से प्रोग्रेस हो रहा था, एटलीस्ट कोशिश तो वही थी। बट कुछ समय बाद महाराष्ट्र में सरकार बदलती है, उद्धव ठाकरे नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं और सीएम बनते ही इन्होंने बुलेट ट्रेन को अपोज किया। उद्धव ठाकरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, इसीलिए महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिले का सामना करना पड़ा। इवन रेलवे मिनिस्टर ने भी उद्धव ठाकरे सरकार को ब्लेम किया इस प्रोजेक्ट के डिले होने के लिए। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती बहुत से प्रोजेक्ट के लिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है अप्रूवल में डिले। भारत में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण करना हो तो उसके कंस्ट्रक्शन टाइम से ज्यादा उसके सारे अप्रूवल मिलने में टाइम लग जाता है। जैसे MTHL प्रोजेक्ट जो अब अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, इसके बनने में सिर्फ 3 से 5 साल का समय लगा। बट आपको जान के हैरानी होगी कि प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल मिलने में कई साल लग गए थे। यही हाल इंडिया के ऑलमोस्ट सभी मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट का है। और यहाँ एक अप्रूवल नहीं होते, इन्वायरमेंटल अप्रूवल, लैंड एक्विजिशन अप्रूवल, जोनिंग एंड प्लानिंग अप्रूवल, पब्लिक यूटिलिटी अप्रूवल, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल और लास्ट में फाइनेंशियल अप्रूवल। इतने सारे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तब जाके इंफ्रा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट की फाइल अलग अलग मिनिस्ट्री के पास जाती है और वहाँ मंथ का नहीं बल्कि सालों का वेट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए। फिर ये फाइल दूसरे मिनिस्ट्री के पास जाएगी। ऐसे करते करते एक प्रोजेक्ट को सारे अप्रूवल मिलने में ही कई साल निकल जाते हैं। भारत के बुलेट ट्रेन के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 2017 में रखा गया, काफी धूमधाम से, लेकिन इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क 2020 के लास्ट में स्टार्ट होता है। इस डिले की वजह थी इन्वायरमेंटल अप्रूवल का न मिलना और लैंड एक्विजिशन में डिले होना। 2019 के स्टार्टिंग मंथ में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से इसको अप्रूवल मिलता है, जबकि इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन 2017 में ही रख दिया गया था। इसके अलावा एक और चुनौती थी, वो थी लैंड एक्विजिशन की। हालांकि महाराष्ट्र से अच्छा काम गुजरात ने किया था इस मामले में, लेकिन गुजरात में भी बहुत सी दिक्कतें आई थी। कई फार्मर्स तैयार नहीं थे अपनी जमीन देने के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इसमें बड़ी भूमिका निभाई इस पूरे प्रोसेस में। तब जाके फार्मर्स एग्री हुए अपनी जमीन देने को। और लास्ट प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन की तकनीक। हालांकि यहाँ मैं ये नहीं बोलना चाहता कि इंडिया जिस तरह से बुलेट ट्रेन का निर्माण कर रहा है या फिर दूसरे प्रोजेक्ट का निर्माण करता है वो तकनीक सही नहीं है, बट जो हमारी तकनीक है उसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। हम अभी भी पुराने मेथड्स का यूज करते हैं। भारत अभी भी स्टैंडर्डाइजेशन डिजाइनिंग मेथड को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे चाइना ऑलरेडी मास्टरी कर चुका है। यह प्रोसेस क्या है, इसको हम चाइना के केस से समझते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम तैयार कर रखा है जिससे वहाँ 1 साल के अंदर ही सारे अप्रूवल मिल जाते हैं। चाइना के हाई स्पीड कॉरिडोर के केस में सारे अप्रूवल 1 साल के अंदर मिल गए थे। इसी तरह चाइना अपने सारे प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देता है। और ऐसा नहीं है कि चाइना में एक पार्टी रूल है तो वहाँ आंख बंद करके अप्रूवल मिल जाता है। चाइना में भी एक फाइल कई सारे प्रोसेस से गुजरती है, अगर सब कुछ सही रहा तभी अप्रूवल मिलता है, लेकिन यह प्रोसेस काफी तेज होता है। चाइना इस मामले में सेंट्रलाइज्ड टॉप डाउन अप्रोच को अपनाता है। एक बात तो यहाँ एक्सेप्ट करनी होगी कि इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर हम अच्छे से सिस्टम को रिफॉर्म करें तो हम इस प्रोसेस को काफी ज्यादा फास्ट बना सकते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको हम इंडिया में बन रहे मेगा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन की तकनीक और स्ट्रेटजी जो चाइना यूज करता है अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए। चाइना ने हाई स्पीड कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को यूज किया था। आज जो हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं उसका पर किलोमीटर का कॉस्ट 27.5 मिलियन डॉलर के करीब है। वहीं चाइना में हाई स्पीड कॉरिडोर का कॉस्ट 17 से 18 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर के करीब है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और ये स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हासिल हो पाई, जिसके अंडर चाइना ने सभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को यूनिफॉर्म कर दिया। यहाँ पे चाइना ने जर्मनी के स्लैब ट्रैक टेक्नोलॉजी को यूज किया, लेकिन अपने तरीके से। इससे क्या हुआ, चाइना ने 3 गुना कॉस्ट कम कर लिया जर्मनी के मुकाबले। चाइना ने लार्ज स्केल पे यूनिफॉर्म डिजाइन का यूज करते हुए प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब प्रोड्यूस किए ऑफ साइट पे, फिर इसको बड़ी बड़ी एडवांस मशीनरी का यूज करके ऑन साइट ले जाके इंस्टॉल किया। यूनिफॉर्म डिजाइन होने के नाते इसकी स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हुई और बार बार मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी खत्म हुई। इस तरह चाइना ने लेबर कॉस्ट को भी कम किया और टाइम भी बचाया।
यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, ऐसी बात नहीं है कि चाइना ने खुद से हाई स्पीड रेल की टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया या फिर कॉरिडोर को कैसे बिल्ड करना है वो सीखा, बल्कि चाइना ने जर्मनी, जापान जैसे देशों से हेल्प ली। फिर चाइना ने इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको और ज्यादा बेहतर बनाया और अपने लेबर्स और इंजीनियर्स को इसके लिए ट्रेन किया। और आज चाइना सेम इंजीनियरिंग मेथड का यूज करता है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। इससे न सिर्फ चाइना टाइम और पैसों की सेविंग करता है, बल्कि टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करता है। तो सवाल यहाँ पे यही है कि क्या इंडिया इस तरह से अपने कंस्ट्रक्शन स्पीड को बढ़ा सकता है? इसका जवाब है हाँ, इंडिया एटलीस्ट चाइनीज स्पीड के क्लोज पहुंच सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। इसके लिए सबसे पहले रेगुलेटरी अप्रूवल को फास्ट ट्रैक में लाना होगा। जो फाइल सालों साल पड़ी रहती है मिनिस्ट्री के टेबल्स पे, उस पे एक टाइम लिमिट लगानी होगी कि इतने टाइम के अंडर आपको फैसला लेना है। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स और स्टेट्स गवर्नमेंट हैं, उनके वर्किंग प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना होगा। अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो इससे बड़े से भी बड़े प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल मिलने में सिर्फ 1.5 से 2 साल का टाइम ही लगेगा, जो कि इंडिया जैसे देश के लिए अच्छा है। इसके अलावा हमें अपने लेबर्स को और ज्यादा स्किल्ड बनाना होगा। चाइना इस मामले में बहुत आगे है। और लास्ट में हमें चाइना की तरह स्टैंडर्डाइजेशन डिजाइन प्रोसेस को अपनाना होगा। मॉड्यूलर डिजाइन, यूनिफॉर्म डिजाइन और प्री फैब्रिकेशन टेक्निक को स्पीड अप करना होगा। अगर इंडिया ये सब कर लेता है तो हम भी बड़े से भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को कुछ सालों के अंदर ही बिल्ड कर पाएंगे। इससे इंडिया लाखों करोड़ों रुपए भी सेव कर पाएगा।